गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है सम्राट मैथ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। हम लोग आज क्लास 8 के राजनीतिक और अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 6 न्यायिक प्रक्रिया का सभी प्रश्न उत्तर आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार इस चैप्टर का पहला प्रश्न है, न्यायिक प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं। देखिए, न्यायिक समीक्षा विधायी अधिनियम तथा कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने हेतु न्यायपालिका की शक्ति है, जो केंद्र एवं राज्य सरकारों पर लागू होती है। यही न्यायिक प्रक्रिया है। पाठ का पहला प्रश्न है, इस पाठ को पढ़ने के बाद क्या आपको न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष लगी? यदि हाँ, तो उन बिंदुओं की सूची बनाइए जिससे न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता पता चलती है। इसका उत्तर है हाँ। इस पाठ को पढ़ने के बाद मुझे न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष लगी। पाठ में विनोद और अवधेश के बीच विवाद का ब्यौरा दिया गया है। अवधेश ने जमीन के मामले में विनोद की पिटाई कर उसका हाथ तोड़ दिया। पुलिसिया कार्रवाई के बाद अवधेश को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की अदालत में उनकी पेशी हुई। फिर कई पेशियों के बाद मजिस्ट्रेट ने अवधेश को विनोद की गंभीर पिटाई का दोषी मानकर उसे 4 साल की कैद की सज़ा सुनाई। विनोद ने अपने वकील की सलाह पर मजिस्ट्रेट के ऊपर के सत्र न्यायालय में अपील की, जहां उनकी सज़ा 4 साल से घटाकर 3 साल कर दी गई। फिर इस फैसले से असंतुष्ट होकर विनोद ने उच्च न्यायालय में अपील किया, जहां उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने सत्र न्यायाधीश के फैसले को बरकरार रखा। अंत में विनोद को जेल जाना पड़ा। इस पूरे प्रकरण से न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता का पता चलता है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 है, क्या न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित किया जा सकता है? अपने उत्तर को कारण सहित लिखिए। इसका उत्तर है हाँ, कई मामले में न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित किया जा सकता है। जैसे मान लिया जाए कि किसी केंद्रीय मंत्री का भाई किसी संगीन जुर्म में गिरफ्तार होकर अदालत के सामने लाया जाता है। मंत्री मामले से संबंधित न्यायाधीश को तरक्की का प्रलोभन देकर न्यायालय की निष्पक्षता को प्रभावित कर अपने भाई को बेगुनाह साबित करवा लेता है। यह उदाहरण न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित करती है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 3 है, पाठ के आधार पर निम्नलिखित के कामों के बारे में तरीका को पूरा कीजिए। क्या बताइए कि न्याय दिलाने के मामले में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है और क्यों? देखिए, पुलिस ये सबसे पहले रिपोर्ट दर्ज करते हैं, मामले की छानबीन करना, अभियुक्त की गिरफ्तारी करना, आरोपी के खिलाफ सबूत जमा करना, ये पुलिस का काम है। वकील अपने पक्ष में सबूत पेश करना तथा उनकी जांच पड़ताल करना। दूसरा इसका काम है अदालत में दलील पेश करना। उसके बाद अपने पक्ष का बचाव करना, अगली पेशी के लिए तारीख लेना, ये वकील का काम है। न्यायाधीश का काम है मुकदमे को सुनना, गवाहों के बयान सुनना, मुकदमों की अगली पेशी की तारीख देना, पूरे मुकदमे को सुन करके अपना स्वच्छ और निष्पक्ष फैसला सुनाना, ये न्यायाधीश का काम है। और न्याय दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पुलिस की रहती है, जो सबसे पहले रिपोर्ट दर्ज करते हैं और मामले की छानबीन करता है, अभियुक्त की गिरफ्तारी करती है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 4 है, अध्याय में दी गई जानकारियों के आधार पर निम्न तालिका को भरिए। दीवानी मामले और फौजदारी मामले। देखिए, दीवानी मामले भूमि से संबंधित मामले होते हैं, जबकि फौजदारी मामले हत्या से संबंधित मामले होते हैं। दीवानी मामले में पैसे के लेन देन के झगड़े भी हो सकते हैं, जबकि फौजदारी मामले में चोरी, डकैती, दंगा इत्यादि मामले होते हैं। दीवानी मामले इसमें व्यापार के झगड़े हो सकते हैं, जबकि फौजदारी मामले में बलात्कार होते हैं। उसके बाद दीवानी मामले में तलाक का मामला होता है, जबकि फौजदारी मामले में रिश्वत का मामला होता है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 5 है, मान लो आप एक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हैं। न्याय देते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखोगे? इसका उत्तर होगा
एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होते हुए मैं इस बात का खास ध्यान रखूंगा कि किसी बेगुनाह को सजा ना हो और ना ही कोई दोषी कानून की नज़र से बच निकले। एक न्यायाधीश होने के नाते मेरा प्रथम काम यही होगा कि कोई भी व्यक्ति जो निर्दोष हो उनको सजा ना हो। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 6 है, भारत में अपनाई जाने वाली न्यायिक प्रक्रिया में क्या क्या कमियां हैं? इन कमियों को दूर करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? इसका उत्तर है, भारत में अपनाई जाने वाली न्यायिक प्रक्रिया में बहुत से कमियां हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। पहला है अदालत में न्यायाधीशों की कमी होना। दूसरा है अदालत का जनसंख्या की बढ़ोतरी के हिसाब से बेहद कम होना। तीसरा है कागजी प्रक्रिया बेहद जटिल होना। चौथा है कानूनी प्रक्रिया बहुत खर्चीली होना। और पांचवा है किसी मामले की सुनवाई होने और फैसला लेने की प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा समय का लगना। ये कमियां भारत के न्यायिक प्रक्रिया की महत्वपूर्ण कमियों में से एक है।